হয়নি দাদা, হবে দেখবি। এখন হলো। ठीक है। अच्छा, गुड इवनिंग सबको एक बार फिर से। अच्छा देखिए, वो कल का जो क्लास चल रहा था, मतलब यस्टरडे हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टॉपिक में थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट इज स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस में ही डिस्कस करना है। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लेके कंपनी काम करना चाहता है कि दो प्रोजेक्ट है, एक का लाइफ 3 साल का, एक का लाइफ 5 साल का। लेकिन हम लोग 2 पॉइंट सीखे कल, याद है आप लोगों को कल का क्लास? हाँ सर, जिन लोगों ने मतलब था सर क्लास में, हम लोगों ने दो स्पेशल मेथड यूज किए स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस में। एक था एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट कैलकुलेट करना, और एक क्या था? एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट कैलकुलेट करना, और एक क्या था सर, कोई बता सकते हो? एनुअल कैपिटल चार्ज। एनुअल कैपिटल चार्ज, थैंक यू मौसमी। एनुअल इक्विवेलेंट बेनिफिट और एनुअल कैपिटल चार्ज, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करके कंपनी चूज कर सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट उनके लिए बेहतर होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है, और कैपिटल बजटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक, ठीक है, ये कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक का करेंटली जो डिस्कशन चल रहा है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा क्यों, मतलब ज्यादा ही एडवांस है, क्योंकि हम लोग कैपिटल बजटिंग का जो वेरियस टेक्निक्स है, लाइक एनपीवी कैलकुलेट करना, लाइक आईआरआर कैलकुलेट करना, एआरआर कैलकुलेट करना, ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है, डिसीजन मेकिंग चल रहा है कि अगर हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए कंपनी को। तो उसके ऊपर बेसिकली करंट फोकस एरिया है, जिसमें जैसे कि एनपीवी का बात, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनपीवी जो है, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो अनडिस्प्यूटेड क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट चूज करने का, सबसे बेहतर तरीका भी माना जाता है रियलिटी में। तो आईआरआर इज ऑल्सो गुड टेक्निक, पेबैक पीरियड इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक, हम लोग कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, बट एनपीवी इज वन ऑफ द बेस्ट। तो इसलिए एनपीवी टेक्निक के साथ ही ज्यादातर प्रॉब्लम को हम लोग करेंटली सॉल्व भी कर रहे हैं। तो आज भी मुझे आप लोगों को उसी के कुछ कंटिन्यूएशन पॉइंट है जिसपे मैं आप लोगों के साथ एक बार जरूर बात करना चाहूंगा। और उसके बाद कुछ पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी मुझे आप लोगों से बात कर लेना चाहिए एक बार। पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट के बारे में एक डिस्कशन है, वाइटल डिस्कशन है, मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ। और एक कॉन्सेप्ट है लीज वर्सेस बाई, मतलब कंपनी के सामने ना कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं कि उसको लीज में प्रोडक्ट, मतलब कोई मशीन लेना चाहिए कि बाई करना चाहिए। तो लीज इज अ टाइप ऑफ रेंटल कॉन्सेप्ट, और बाई भी वो कर सकता है कंप्लीट लेवल में। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज के केस में ऐसे होते हैं कि एसेट बाई करने से अच्छा होता है कि लीज ले लिया जाए। तो उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट कितना गिर सकता है, वो थोड़ा सा हम लोगों को कंपेयर करना होगा। ये भी एक डिस्कशन एरिया है जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, हड़बड़ करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, एक एक करके ही बात को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, चलिए एक एक करके ही आगे बढ़ते हैं, जल्दबाजी करके फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए सीखना जब हम लोग का ऑब्जेक्टिव है तो फिर हड़बड़ करके क्या फायदा। अच्छा, एक बार स्क्रीन शेयर है कि नहीं प्लीज कंफर्म कीजिएगा। है दादा, है, शेयर है स्क्रीन है दादा। कैसा? ये देखिए, ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस क्लास का डिस्कशन है। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा देखिए कैपिटल बजटिंग, जिसमें हम लोग स्पेशल डिसीजन सिचुएशंस कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट, शंकर जी देख पा रहे हैं क्या स्क्रीन में आप? प्रोजेक्ट को एक बार देखिए, चॉइस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन लाइफ डिस्पैरिटी। हाँ शंकर जी, आपको दिखाई दे रहा है? बाकी सबको दिख रहा है क्या स्क्रीन? शंकर जी का आवाज किसी कारण हाँ से नहीं सर। मिल, अच्छा। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज चॉइस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन
लाइफ डिस्पैरिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काफी सारा प्रोजेक्ट डिस्कशंस किए। ये देखिए, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी हम लोगों ने चूज किया, फिर उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देखा, व्हिच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने उसका सोल्यूशन किया, उसके ऊपर डिपेंड करके काफी सारा एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अच्छा, एक होमवर्क भी था प्लांट बी, जवाब आया किसी का? प्लांट बी का जवाब रोशनी ने मुझे कल बता दिया था, रोशनी का जवाब मुझे मिला था, रोशनी सही बोला था। बाकी लोगों का होमवर्क का जवाब कुछ मिलेगा क्या मुझे? सर आप आंसर बताओ, मैच हुआ या नहीं बोलेगा। अच्छा सर, मैं आंसर बताता हूँ। हाँ सर, सोल्यूशन नहीं, आंसर ही बताऊंगा, बिकॉज ये मैं सोल्यूशन और नहीं करूंगा, हो जाना चाहिए। प्लांट बी का एसीसी, दैट इज प्लांट बी का जो एनुअल कैपिटल चार्ज, ये इसका आंसर आएगा सर 128.08 लाख, 128.08 लाख। मैच किया? हाँ सर। हाँ सर। सबका मैच किया, जिन लोगों ने ट्राई किया, सभी ने ट्राई किया होगा है दादा। सर। तो फिर कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, प्लांट ए लेना चाहिए कि प्लांट बी लेना चाहिए? प्लांट, हाँ सर, प्लांट ए ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, और प्लांट बी का हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए बोले थे। तो जिसका कम होगा उसको लेना चाहिए, इसका जिसका ज्यादा होगा उसको लेना चाहिए। प्लांट ए का जिसका कम होगा, एनुअल कैपिटल चार्ज का कॉन्सेप्ट है, जिसका कम होगा वो वाला प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो इन दैट केस 128.08 लाख, दैट इज प्रोजेक्ट प्लांट बी का कैपिटल चार्ज कम है, सो प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे? प्रोजेक्ट बी शुड बी चूजन। प्रियतमा, प्रीतम, प्रीति, आप लोगों ने किया सर, ट्राई किया आप लोगों ने, आंसर मैच किया आप लोगों का? 129.84 हाँ हाँ हाँ, और एक बार बोलो। 129.84 आ रहा है। 129.84, थोड़ा ज्यादा आ रहा है सर। पीवीएफ कितना आया? 394.37। पीबीएएफ सर, पीबीएफ कितना आया? प्रेजेंट वैल्यू 3.037। 3.0373, ये तो सही आया है। और प्रेजेंट वैल्यू, ऑफ करेंट कॉस्ट वो कितना आ गया? 94.37। 94। हाँ सर, -3 है ना, उससे माइनस नहीं किया। नहीं सर, थोड़ा गलत हो गया। अच्छा ठीक है, अगर गलत हुआ है तो मैं बाद में आपको आंसर शेयर करूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गया है आपका, तो आपको मैं आंसर शेयर करूंगा क्लास के बाद, आप उसको एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, जिन लोगों का नहीं हो पाया किसी कारण से, मैं फिर से और ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं आपसे आंसर शेयर करूंगा, आप एक बार प्लीज खुद से चेक कर लीजिएगा। पीवीएफ 3.0373 होगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो कॉस्ट का एरिया है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कॉस्ट, ये होगा आपका जवाब 389.05 है ना? जिन लोगों ने ट्राई किया, ये होना चाहिए। तो इसके बाद अगर आप एसीसी निकालोगे तो आ जाएगा सर, ठीक है, इसके बाद करोगे तो एसीसी आ जाएगा आपका। ठीक है सर, प्रोजेक्ट बी शुड बी चूजन। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया प्लीज मुझे बोलना कि सर आंसर एक बार मुझे भेज दो, तो मैं इसका जवाब आपको शेयर कर लूंगा। अच्छा, एक होमवर्क एक बार थोड़ा सा लिख लीजिए ना, ये होमवर्क ही है, मैं आप लोगों को देता हूँ। केस 4, अच्छा होमवर्क भी बोल सकते हो, सॉल्यूशंस भी अभी भी कर सकते हो, ठीक है। चलो होमवर्क नहीं, क्लास वर्क के हिसाब से ही करते हैं। केस 4, मुझे शंकर जी का आवाज नहीं आ रहा है। शंकर जी, आपको सुनाई दे रहा है क्या मेरा आवाज? क्योंकि शंकर जी लास्ट क्लास में नहीं थे, इसलिए मुझे सर, थोड़ा सा। हाँ बोलो सर। 128.08 आया। 128.08 आया, वेरी गुड सर, तब तो ठीक हो गया, तब ठीक हो गया। क्वेश्चन थोड़ा लिखिएगा, कॉस्ट टाइप सम, नो टैक्सेशन। कॉस्ट टाइप सम मतलब ये थोड़ा सा ना कॉस्टिंग का फीलिंग आएगा आप लोगों को, इसलिए मैं इसको कॉस्ट टाइप सम बोला, ठीक है। नो टैक्सेशन एंड ऑपरेटिंग
cost. No taxation and operating cost each year. Operating cost each year in an annuity. In an annuity. तो मैं क्वेश्चन बताता हूं, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूं, धीरे धीरे समझ आ जाएगा. इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, स्पेशली फॉर एग्जाम पर्पस. ठीक है, इजी एज वेल एज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. अच्छा, एग्जाम्पल प्लीज लिखिएगा. दादा तो एनुइटी लिखेছো তো? Each year in an annuity. Cost type sums, no taxation and operating cost each year in an annuity. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन करके ही समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन तो लिखिए पहले. कंसिडर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट्स. टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लांट्स. दो म्यूचुअल प्लांट है, एक्सक्लूसिव है, कोई भी एक चूज कर सकते हैं. ऐसे केस में आपके पास कुछ पर्टिकुलर्स हैं और कुछ, जैसे कि प्लांट ए भी है और प्लांट बी भी है. दो प्लांट ले सकते हैं ना, लेकिन कौन सा प्लांट लेना चाहिए आपको, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए. इनिशियल कॉस्ट लाइफ. इनिशियल कॉस्ट हमको गिवन किया है, मतलब हमें पता है कि इनिशियल कॉस्ट कितना होगा. लाइफ के बारे में भी बोल दिया है. ऑपरेटिंग कॉस्ट ईच ईयर. ऑपरेटिंग कॉस्ट ईच ईयर, हर साल में कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट लग जाएगा पर प्लांट के हिसाब से. और सैल्वेज वैल्यू. ठीक है, सैल्वेज वैल्यू मतलब, सैल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू. दैट मीन्स जब उसका लाइफ खत्म होने के बाद किसी भी एसेट को सेल करके ना कुछ रिकवर होता है कंपनी को. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सैल्वेज वैल्यू. इनिशियल कॉस्ट कितना है सर? इनिशियल कॉस्ट 300 लाख इसका और 400 लाख इसका. ठीक है, अच्छा, लाइफ इसका है 3 ईयर. प्लांट ए का है 3 ईयर और प्लांट बी का है 5 ईयर. ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट ईच ईयर इसका है 70 लाख का, इसका है 90 लाख का. और सैल्वेज वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू, इसका है 20 लाख का, इसका है 50 लाख का. आपको क्या पूछते हैं, आपको सवाल करता है कि केसी, अच्छा, सवाल करने से पहले आपको ये बताया जा रहा है कि केसी इक्वल्स टू 15%. मतलब मार्केट से जो बिजनेस का लोन लेगा, कैपिटल जुगाड़ करेगा, उसका कॉस्ट लग जा रहा है. मतलब या तो लोन ले सकता है या तो इक्विटी ले सकता है, जो भी ले. प्रेफरेंस शेयर से पैसा रेज करे, शेयर मार्केट के इक्विटी शेयर से पैसा रेज करे, या फिर बैंक से लोन ले या डिवेंचर इशू करके. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, 15% का कैपिटल का खर्चा लग जाएगा इसको. सवाल कर रहे हैं कि विच प्लांट शुड बी चूजन. विच प्लांट शुड बी चूजन, इसमें से कौन सा प्लांट कंपनी को लेना चाहिए अपने बिजनेस के लिए. तो इसके लिए हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन समझ में आया. रोशनी, ज्योति, दादा। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? ये मैं पहले पूछना चाहूंगा है कि दादा। आपके पास दो प्लांट लेने का मौका है. आप प्लांट ए भी ले सकते हो, प्लांट बी भी ले सकते हो. दोनों का कॉस्ट दे दिया, दोनों का लाइफ भी बता दिया, दोनों का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बता दिया, सैल्वेज वैल्यू भी बता दिया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. लेकिन कोई टैक्सेशन नहीं है यहाँ पर. ठीक है, नो टैक्सेशन, कोई टैक्स का बात नहीं है. जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैक्स रिलेटेड क्वेश्चंस किया था ना सर, डेप्रिसिएशन, टैक्स शील्ड वगैरह. प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो टैक्स रिलेटेड था. ठीक है, लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं है. तो आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस में ही काम करना पड़ेगा. पर्टिकुलर्स प्लांट ए एंड प्लांट बी. ओके,
ये हमारे पास डेटा जो है पहले तो वो डेटा पुट करें, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू वगैरह जो भी चाहिए वो करेंगे। तो पर्टिकुलर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इनिशियल कॉस्ट कोई मुझे बता सकता है प्लांट ए का इनिशियल कॉस्ट कितना है? 300 300 300। और प्लांट बी का इनिशियल कॉस्ट कितना है? 400 400। थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, यहाँ से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, मतलब जो मुझे लास्ट में मिलेगा, इसको मैं अगर पहले ही हटा दूं अच्छा रहेगा ना। मतलब इनिशियल कॉस्ट 300 का है और इससे मैं क्या करना चाहता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, मतलब जो मुझे लास्ट में मिलेगा उसको अगर मैं आज के डेट में, जो मुझे लास्ट में मिलेगा अगर उसको मैं आज के डेट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या अच्छा रहेगा? तो उसमें मुझे क्या मिल जाएगा? नेट इनिशियल कॉस्ट पता चल जाएगा। मतलब लास्ट का वैल्यू को मैं आज के कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हाँ बोलो। प्लांट ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू की 13.15। तो सही है। 20 करके 20 लाख का सैल्वेज वैल्यू है आपका प्लांट ए का। दुखिया प्लांट ए का सैल्वेज वैल्यू 20, प्लांट बी का 50। आपको क्या करना है, केसी के रेट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेट में जो आपको 3 साल बाद मिलेगा उसको आज में कन्वर्ट कीजिए। 3 साल बाद में जो मिल रहा था उसको आप आज में कन्वर्ट कीजिए सर, तभी जाके आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, 20 डिवाइडेड बाई 1.15 होल टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 ना। सही कि नहीं, समझ में आया ये वाला? 20 डिवाइडेड बाई 1.15 होल टू दी पावर 3। या फिर अच्छा ये माइनस नहीं है, ये तो जस्ट डैश होना चाहिए, माइनस क्यों दिखा रहा हूं मैं। सेकेंडली 50 का जो था 50 लाख मतलब प्लांट बी के लिए 50 डिवाइडेड बाई 1.15, 15% रेट में केसी का जो रेट है उस रेट में मुझे, अच्छा इसका लाइफ कितना है 5 साल का है तो टू दी पावर 5, ठीक है। तो मुझे प्लीज कैलकुलेट बता बी दीजिए। ए सैल्वेज वैल्यू 24.8588 का हो जाएगा 13.15 बोला ना। है। वेरी गुड, माइनस कर देंगे इसको। और इसका कितना बोला? 24.86। 24.86। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड। 24.86 सबका आया क्या, या फिर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा सर? अगर मैं 20 लाख को आज के दिन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 20 लाख तो मुझे प्लांट ए के लिए कब मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, ठीक है। तो 15% मेरा इन्फ्लेशन रेट है, मतलब कैपिटल का कॉस्ट है, तो उसको मैं इन्फ्लेशन की तरह समझता हूँ, ठीक है। तो 1.15, ठीक है, 1.15 मतलब 15% रेट में 1 टका डालने से 1 टका 15 पैसा मुझे देना पड़ेगा। इसको मुझे क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। तो 2 बार डिवाइड कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन जो आया ये पहला साल के लिए है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। जो अमाउंट आया इसके साथ इंटू कर दीजिए कितने को, 20 लाख को। तो 13.15, इसका मतलब ये होता है कि 20 लाख जो आपको 3 साल बाद मिलेगा। अब इसका मतलब को समझिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये डिस्काउंट करने के पीछे का रीजन समझिए। आपको 20 लाख मशीन के बदले मिलेगा, 20 लाख आपको मिलेगा बट 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर लेटर मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा। और मार्केट में आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, मतलब आप जो भी आपके बिजनेस से इनकम करोगे उसके बदले आपको 15% बिजनेस मतलब कैपिटल में इंटरेस्ट के तौर पे देना पड़ेगा। तो आप हम बोल सकते हैं ना इसको कि जो मेरा कैपिटल का कॉस्ट है वो मेरा महंगाई है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो क्या गलत बोलूंगा? हेलो, जो मेरा कैपिटल का कॉस्ट है वो मेरे लिए महंगाई है, इज दिस अ रॉन्ग वर्ड अगर मैं इसको लॉजिकली समझने का कोशिश करूं? ना। बात को समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि 15% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मैं जो भी इनकम करूंगा 15 मतलब 100 रुपीज में 15 रुपीज तो मुझे दूसरे को देना पड़ेगा। तो दैट इज इन्फ्लेशन फॉर मी। तो इसीलिए अगर क्वेश्चन में अलग से इन्फ्लेशन कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही इन्फ्लेशन रेट मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर दिया आपको यहाँ पर कि मतलब जो 20 लाख मुझे बाद में मिलेगा उसको मैं आज के डेट में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट आज के डेट में 300 है,
तभी जाके मुझे मुझे आज के डेट में इनिशियल कॉस्ट कितना है उसका पता चल जाएगा, तभी जाके मुझे आज के डेट में इनिशियल कॉस्ट है उसका पता चल जाएगा। इसीलिए ये ऐसा करने का कारण हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के डेट में इनिशियल कॉस्ट को बना लेते हैं। समझ आया ना, कितना होगा नेट इनिशियल कॉस्ट, कितना होगा? नेट इनिशियल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 300 माइनस 13.15 286.85 286.85। ओके, हाँ यही है ना? है दादा। हाँ, और इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 375.14 375.14। ठीक है, ठीक है। तो नेट इनिशियल कॉस्ट पता चल गया, मतलब सैल्वेज वैल्यू को पहले ही हटा दिए, बहुत बढ़िया किए। ओके, अब क्या करना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 3 साल का और 5 साल का एन्युटी फैक्टर, ठीक है, जो मुझे उस मशीन का वैल्यू से कैलकुलेशन करना चाहिए, मतलब फैक्टर चाहिए हमें। तो आपको क्या करना है, 15% रेट में दादा जितना सा, हाँ बोलो। एंड एयर पीवीएफ 2.2832। 2.2832, वेरी गुड रोशनी। और इसका भी बता दो, प्लांट बी का पीवीएफ, प्लांट बी का पीवीएफ भी बता दो सर। चलो सर, जो लोग नहीं कर पा रहे हो 15 डिवाइडेड बाई 100 करना, ओके, 0.15 प्लस 1 कर दीजिएगा, 1.15 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए एक बार, 3.21 इक्वल, ठीक है, कितना बोला? 3.3521। ठीक है, तो इसको एन्युटी करना है, एन्युटी फैक्टर, तो इक्वल m प्लस, ओके, पहला m प्लस हो गया, फिर दोबारा m प्लस 2 बार, और फिर 3 बार। ठीक है, जो अमाउंट आया इसको रिकॉल कर लेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे 2.2832, जो रोशनी ने मुझे पहले ही बता के रखा। सेम पैटर्न पे आप लोग प्लांट बी का भी बता दीजिएगा, जैसे रोशनी जो बताया 3.3522 ना। है। जिन्हें समझ में नहीं आया मैं उनको फिर से कैलकुलेशन दिखाता हूँ। क्या करना है कैलकुलेटर में, मेमोरी में थोड़ा सा अगर कुछ रहे तो हटा दीजिएगा, ठीक है, मेमोरी को हटा दीजिएगा, सर मेमोरी कुछ, 3.352। हाँ सर, हाँ, 1.15 डिवाइड पहला इक्वल दीजिए, m प्लस कीजिए, ठीक है, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, जो अमाउंट आया रिकॉल कर लीजिए 3.3522, ठीक है, 3.3522, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकल गया। किस चीज का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर? ये दोनों के लिए, प्लांट ए के लिए भी, प्लांट बी के लिए भी। ये 3 साल का एन्युटी फैक्टर है और इसका 5 साल का एन्युटी फैक्टर है। अब ये एन्युटी फैक्टर आपका बहुत काम आता है, ठीक है, एन्युटी फैक्टर आपका बहुत काम आएगा। अब आपको क्या करना है, एनुअल नेट इनिशियल कॉस्ट, एनुअल नेट इनिशियल कॉस्ट, ठीक है, कितना हो जाएगा एनुअल नेट इनिशियल कॉस्ट? कोई मुझे बता सकता है कितना हो जाएगा एनुअल नेट इनिशियल कॉस्ट? दादा लेस कर दो तो। लेस करके मिलेगा 125.63 125.63। कैसे मिला? डिवाइड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये नेट इनिशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीबीएफ, मतलब वही एनुअल कैपिटल चार्ज वही वाला है ना? समझ में आया रे? किस तरह से आ गया? नेट इनिशियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीबीएफ, ठीक है, जो भी परसेंटेज, हाँ बोलो। 111.91। 111.91, वेरी गुड, 111.91 डिवाइड करके आ जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरा नेट इनिशियल कॉस्ट आया
उससे मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से कैलकुलेट करूं तो पर ईयर का वैल्यू मुझे पता चल रहा है। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट से इसको एन्युटी करने के पीछे का वजह क्या होता है, मैं एक बार बताता हूँ आपको एन्युटी का मतलब। एन्युटी का मतलब होता है, ये जो हम लोग रोज एन्युटी एन्युटी चिल्लाते हैं, जिन लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े हो पहले उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट जिन लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं किया अभी तक मेरे पास, उनको ऐसे फीलिंग आ सकता है सर एन्युटी का मतलब तो अब नहीं समझा है। तो एन्युटी का मतलब होता है सर सीरीज ऑफ, लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बाद में लिखा दूंगा, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स, ठीक है, पीरियडिकल अमाउंट्स। अब क्या है कि जब आप किसी किसी भी कॉन्सेप्ट में एन्युटी कैलकुलेट करते हो तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये रहता है कि एन्युटी में आपको हर साल का इक्वल अमाउंट पता चलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एन्युटी किया तो हमें ये पता चल रहा है कि प्लांट ए से मेरा हर साल का कितना कॉस्ट आएगा। आपको समझ में आ रहा है कि एन्युटी करने के पीछे का वजह क्या है कि एवरी ईयर ये पर्टिकुलर प्लांट आपको एवरेज लेवल में कितना इनिशियल कॉस्ट का खर्चा करवाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ हेलो, सर। मतलब इक्वल पीरियडिकल अमाउंट्स, मतलब हर साल किसी भी प्लांट से हो किसी भी फंड से हो, ठीक है, ये एन्युटी फंड आप लोग सुने भी, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी एन्युटी फंड वगैरह, एलआईसी में भी सुनते होंगे, बैंक में भी होता है, ठीक है। एन्युटी मतलब जिस पर्टिकुलर फंड से आपको हर साल एक इक्वल अमाउंट मिलता जाए या आपको देना पड़े, या तो मिलता है या तो देना पड़ता है, इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे आप डिवाइड करके आपको ये पता चल गया कि अच्छा इस प्लान में हर साल इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो इसको एसीसी नहीं बोल सकते बिकॉज इसके साथ मुझे ओपनिंग कॉस्ट को ऐड करना चाहिए। कोई मुझे बता सकता है? सॉरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओपनिंग नहीं, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये तो इनिशियल कॉस्ट हो गया, ये एनुअल नेट इनिशियल कॉस्ट है, लेकिन इसके साथ अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, कितना ऐड हो जाएगा? प्लांट ए में 70 लाख का और प्लांट बी में 90 लाख का। थैंक यू। टोटल कर दो, टोटल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 195.63। 95.63 201 201.91 91 और 90, ठीक है सर। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एसीसी, दैट इज एनुअल कैपिटल चार्ज। कल हम लोग जिस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग वे में किए, बट कॉन्सेप्ट वहीं पर आए हम लोग। एनुअल कैपिटल चार्ज ये भी एक टाइप है, इस टाइप से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लॉजिकली समझ पाते हो तो आप किसी भी एंगल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। मुझे प्लीज बोलिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एनुअल कैपिटल चार्ज हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया, प्लीज टेल मी कि ये एनुअल कैपिटल चार्ज से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा प्लांट का कितना चार्ज है सालों में। मतलब एक साल में प्लांट ए में कितना चार्ज आ जाएगा और एक साल में प्लांट बी में कितना चार्ज आ जाएगा, तो ज्यादा अच्छा कि कम अच्छा, ज्यादा अच्छा कि कम अच्छा? हेलो, कम। कम ना, तो फिर कौन सा प्लांट चूज करना चाहिए? यहाँ पर बात प्लांट कैपिटल चार्ज का है, ए, कैपिटल चार्ज प्लांट ए, वेरी गुड, थैंक यू। प्लांट ए शुड बी चूजन, प्लांट ए शुड बी चूजन। हमें प्लांट ए चूज करना चाहिए बिकॉज प्लांट ए में मेरा खर्चा कम आ रहा है। प्लांट ए में मेरा एनुअल कैपिटल चार्ज जो है, मतलब पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर में जो कॉस्ट है वो प्लांट ए में कम है, इसलिए मुझे प्लांट ए चूज करना चाहिए बिकॉज ये चूज करके मेरे बिजनेस को मैं ज्यादा फायदा दे सकता हूँ कंपेयर टू प्लांट डी से। दैट इज वाई हम लोगों ने प्लांट ए चूज किया। ये भी एक तरीका है प्लांट को चूज करने के पीछे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे इतना बोलिएगा। है दादा। हाँ सर। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट
प्रिया, प्रीतम, बोलो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। ऋषभ, ऋषभ को समझ आ रहा है? हाँ सर। बाप रे। ओके सर, थैंक यू। स्पेशल डिसीजन सिचुएशन 2, स्पेशल डिसीजन सिचुएशन 2, ठीक है। अब ये स्पेशल डिसीजन सिचुएशन 2 में कुछ यहाँ पर भी कुछ स्पेशल चीज सीखेंगे। तो हेडिंग कीजिएगा रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट विदाउट लाइफ डिस्पैरिटी, विदाउट लाइफ डिस्पैरिटी। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट विदाउट लाइफ डिस्पैरिटी मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइफ में डिस्पैरिटी नहीं है प्रोजेक्ट में, ठीक है। लाइफ में डिस्पैरिटी नहीं है प्रोजेक्ट में, बट हमें इसका फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैं कुछ केस बता के आपको बता सकता हूँ, है ना। ऐसे तो बताना मुश्किल होगा, बट केस के थ्रू से बता सकते हैं। तो चलो सर, लिखो केस 1, नो टैक्सेस। हाँ, पहले मैं कोई टैक्स नहीं रख रहा, ठीक है, नो टैक्सेस। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट विदाउट लाइफ डिस्पैरिटी, प्रोजेक्ट रिप्लेस करना चाहता है कंपनी, बट कोई लाइफ डिस्पैरिटी नहीं है। नो टैक्सेस लिख दीजिएगा। पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट इज कॉस्ट रिडक्शन। किस लिए रिप्लेस करना चाहता है? पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट cost इज, reduction. थैंक यू सर, पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट इज कॉस्ट रिडक्शन। मेनली खर्चा कम करना चाहता है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट में खर्चा कम करना चाहता है। एग्जाम्पल लिखिएगा। एक्स लिमिटेड acquired a machine acquired a machine of 8 years life। कितने दिन का लाइफ है? 8 years यूजफुल लाइफ, 8 साल का यूजफुल लाइफ है इस पर्टिकुलर मशीन का, ठीक है। कब खरीदा? 3 years ago, 3 साल पहले, ठीक है। सिंस, क्योंकि सिंस टेक्नोलॉजी हैज Sir, चेंज्ड, 8 years. यूजफुल लाइफ, 8 years यूजफुल लाइफ, 3 years ago, 3 साल पहले खरीदा। Since technology has changed, X Limited is now evaluating the possibility of replacing this old machine, इस ओल्ड मशीन को चेंज करना चाहता है विथ अ न्यू वन, बदले में एक नया लेना चाहता है, पुराना मशीन को छोड़ना चाहता है। छोड़ तो देगा सर, लेकिन कैसे और कॉस्टिंग कैसे करे? फाइनेंशियल प्रोजेक्ट बनाना है ना। ओल्ड मशीन कैन बी, आप अपने मोबाइल के लिए भी ऐसे सोच सकते हो। ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड टुडे फॉर 100 लाख, ठीक है। 100 लाख मतलब 1 करोड़ सर, ठीक है। फॉर 100 लाख दैट मीन्स 1 करोड़ एक्चुअली। अच्छा, और आफ्टर 5 इयर्स
20 लाख। बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट प्लीज समझिएगा। अगर आज बेचते हो, इफ यू सेल टुडे, आपको कॉस्ट लग जाएगा 100 लाख का, बट अगर आप 5 साल बाद सेल करते हो तो 20 लाख में सेल कर पाओगे, ठीक है। देन इट्स एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, इट्स एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? आज बेचोगे तो 100 लाख, 5 साल बाद बेचोगे तो 20 लाख। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाना चाहिए? सर पता कैसे चलेगा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाना चाहिए? आप लिखो 180 लाख। आप लोग भी चिंता में पड़ गए ना सर कि कितना होना चाहिए, ठीक है। 100 लाख अभी का बेचोगे तो 100 लाख का, 5 साल के बाद बेचोगे तो 20 लाख का। इसका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये भी आपको बोल के रख रहा है कि 180 लाख का खर्चा कंपनी को बोल के रखा है, क्योंकि कंपनी को पता है कि एक मशीन ऑपरेट करने में कितना खर्चा हो जाता है। अब बात है कि जब न्यू मशीन खरीद के लाएगा, चलो सर ग्रीन से लिखते हैं न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज 350 लाख। न्यू मशीन अगर खरीदेगा कंपनी तो 3.5 करोड़ का खर्चा हो जाएगा। इट हैज अ लाइफ ऑफ 5 years, 5 साल का जिंदगी है इसका। एट द एंड ऑफ विच सैल्वेज मतलब स्क्रैप वैल्यू expected to be 80 lakh. Its annual operating cost is, its annual operating cost, अच्छा ओल्ड मशीन से न्यू मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? न्यू मशीन से ओल्ड मशीन का, ओल्ड मशीन से न्यू मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरल सेंस से बताइए, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? बेशी नहीं सर, कम होना चाहिए। ज्यादा। कम होना चाहिए ना, ज्यादा क्यों होगा? न्यू मशीन में ऑपरेटिंग खर्चा कम हो जाएगा ना, बिकॉज मशीन का हालत अच्छा है। आपके पास जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन जब आप हाँ फर्स्ट सर, हाँ। टाइम, सर जब फर्स्ट टाइम परचेस किए थे, वो कितना स्मूथली काम करता था, कितना बैटरी कंज्यूम करता था। अभी आप जितना देखो समय जा रहा है, बैटरी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, बहुत सारे ऐप काम नहीं करता, बीच बीच में हैंग कर जाता है ना सर? बोलो ना। हाँ सर। बोला? इसका तो ऐसा होने से आपका ऑपरेटिंग खर्चा ज्यादा होता है कि कम होता है? कौन होता है? कम होता है मतलब ओल्ड में ज्यादा हो जाता है ना। ओल्ड में ज्यादा होता है, न्यू में कम होता है। कम होगा, यही सर, कॉमन सेंस लगाइए। 110 लाख। अच्छा, एट KC इक्वल्स टू 14%, इवेलुएट दिस रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो आपको प्रोजेक्ट समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे। सबसे पहले ये बताइए कि प्रोजेक्ट समझ में आया क्या? हाँ सर। सभी को समझ में आया? मौसमी, प्रीति, प्रिया बोलो। है सर। ठीक है, मतलब हम लोग है सर। करंट टारगेट क्या है? रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट विदाउट लाइफ डिस्पैरिटी, ठीक है। नो टैक्सेस, कोई हाँ लास्ट লেখাটা देखिए चिरैक, হয়ে গেছে। चलो सर इसको सॉल्व करते हैं। आप कौन हो? आप फाइनेंस मैनेजर हो। आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि भाई हमारा कंपनी अभी एक मशीन एक्वायर किया था 8 साल पहले, सॉरी 8 साल का लाइफ का मशीन है, 3 साल पहले खरीदा था, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया बीच में। एक्स लिमिटेड अभी चाहता है कि इवेलुएट करना चाहता है पॉसिबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग। वो चाहता है कि अगर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अभी भी मशीन का कितना साल का लाइफ बाकी है? 3 साल पहले अगर मशीन खरीदे थे तो अभी भी मशीन का कितना साल का लाइफ बाकी है? 5%।
5 साल सर, वेरी गुड। 5 इयर्स का लाइफ अभी भी बाकी है। तो कंपनी देखना चाहता है कि अगर ऐसे सिचुएशन में कंपनी न्यू मशीन खरीदे तो क्या वो कंपनी के लिए एडवांटेज होगा या डिसएडवांटेज होगा। आपको न्यू मशीन का भी हिसाब किताब दे दिया है। अगर न्यू मशीन खरीदोगे तो 350 लाख दैट इज 3.5 करोड़ का मशीन है, 5 इयर्स का लाइफ है, एट द एंड ऑफ विच सैलवेज इज एक्सपेक्टेड टू बी 80 लाख, इट्स एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 110 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14%। आपको पूछ रहे हैं कि एज ए फाइनेंस एडवाइजर आप एडवाइस कीजिए कि क्या इन्हें नो टैक्स कंडीशंस में, मतलब कोई टैक्स का कंडीशन यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या कंपनी को ऐसा करना चाहिए। लिखिए सर। ओके तो सोल्यूशन तो करेंगे बट एक नोट लिखिए पहले। Many a times there is a increase in वर्किंग कैपिटल। ये आप लोग अकाउंट्स वगैरह करने के टाइम पे, कैश फ्लो करने के टाइम पे आप लोगों ने ये देखा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ऐसा होता है कि नहीं होता? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है या नहीं होता है? वेरी गुड सर। तो देर इज अ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ऐसा हो सकता है। रिक्वायरमेंट अब से मतलब ऐसे होगा तो अब से 20 लाख, ओके से 20 लाख as a result of replacement। अगर रिप्लेसमेंट करोगे तो मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा रिक्वायरमेंट 20 लाख में, ठीक है, 20 लाख में इंक्रीज करेगा। हेंस इन दैट केस क्या हो जाएगा, हेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिकम्स कितना हो जाएगा? कितने का मशीन था मेरा? कॉस्ट तो देवा नहीं। कॉस्ट नहीं दिया हुआ है क्या? ना दादा। नहीं, एक सेकेंड। 20 लाख अगर मैं इसका रिप्लेसमेंट के टाइम पे कैपिटल रिक्वायरमेंट मान के चलता हूँ तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 180 का 180 20 200। एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर ये न्यू मशीन का प्राइस तो 3.5 करोड़, कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन 3.5 करोड़, लेकिन ओल्ड मशीन का कॉस्ट पता नहीं क्या? ओल्ड मशीन का कॉस्ट ओहो, ओल्ड मशीन का कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी सर, ये नोट को ना बाद में करना चाहिए, पहले कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। वही मैं सोचा कि कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया। सर एक काम करना, पहले ना स्टेप 1 कैलकुलेट करना। स्टेप 1 में एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरे को ही गलती हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए बोलो ना सर, क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना है? 350। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, सैल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन। बोलो सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सैल्वेज ऑफ ओल्ड मशीन, अगर ऐसा होता है तो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 350 और ओल्ड मशीन का सैल्वेज कितना है आज के डेट में?
ओल्ड मशीन का सैलवेज कितना है सर? 100 100 ना, 100 लाख है ना सर? देखो एक बार क्वेश्चन में, अगर आज के रेट में सेल करेंगे तो मशीन का कितना आ जाएगा? 100 लाख आ जाएगा। तो 350 से अगर अगर मैं हम लोग 100 लाख को हटा दे तो कितना होता है? 250 ना। 250। तो 350 से 100 चला गया तो 250 लाख। वेरी गुड। अब 250 लाख तो मेरा क्या हो जाएगा फिर? ये 250 लाख मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? मेरा बिजनेस का जो मशीन का, पुराना मशीन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैं इस तरह से बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? न्यू मशीन खरीदने में मुझे 350 लाख लग रहा है और पुराना मशीन बेच के मुझे आज के रेट में 100 लाख मिलेगा। तो क्या ये कहना गलत होगा कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 250 लाख का है? बोलो सर, लॉजिकल है कि नहीं है? हेलो, बोलिए ना, लॉजिकल है कि नहीं ये बात? क्या बात समझ? স্যার মনে হচ্ছে না, हाँ हाँ, बोल बोल, क्या লজিক্যাল प्रॉब्लम? মনে হচ্ছে না। लॉजिकल नहीं लग रहा है सर? क्यों? देख, तुझे पता नहीं है ना ये मशीन तूने कितने दाम पे खरीदा था? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू डोंट नो कि तुम्हें कितना दाम में ये मशीन खरीदा था, इसका डिटेल्स तुम्हारे पास अभी नहीं है। तो जस्ट एक बार सोच कि एक्स लिमिटेड जब मशीन खरीदा था 8 साल के लिए, 8 साल का लाइफ वाला मशीन, 3 years ago टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। अब उसने सोच रहा है कि मुझे एक न्यू मशीन खरीदना है जिसका दाम है, जो न्यू मशीन खरीदना चाहता है उसका दाम है 350 लाख का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें ये पता है कि न्यू मशीन खरीदने के लिए 350 लाख का खर्चा होगा। तो अब मुझे तुम बताओ कि ये 350 लाख का जो तुम खर्चा करोगे, ये 350 लाख का जो तुम खर्चा करोगे, तो इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा ये कितने का लग जाएगा? 350 लाख का जो लगेगा, इसके लिए आप 100 लाख जो मुझे आपको सेल करके मिलेगा, क्या आप उसको बेचोगे नहीं? हेलो, क्या आप सेल नहीं करोगे पुराना मशीन को? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। सेल करोगे ना? तो 350 लाख से अब 100 लाख को लेस करोगे कि नहीं करोगे? मतलब ये खर्चा तो आपका पुराना मशीन बेच के आ जाएगा। तो फिर न्यू मशीन खरीदने में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? 250 लाख। बोल मौसमी, इसमें क्या স্যার इलॉजिकल है? তাহলে তো 250 লাখ তো নিউ মেশিনের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট হলো না? हाँ, न्यू मशीन का ही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या मैं ओल्ड मशीन बोल दिया क्या तुम लोगों को? হ্যাঁ। अच्छा, स्लीप ऑफ टंग हुआ होगा फिर। ओहो, अरे न्यू मशीन का ही तो करना है ना। आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ओल्ड मशीन का तो आपके पास डेटा गिवन है। अब उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? न्यू मशीन का ही तो चाहिए हमें। तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस में करोगे? न्यू मशीन में ही करोगे ना। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट न्यू मशीन का 250 लाख का हो जाएगा। अभी क्लियर है कि नहीं? बोलो, হ্যাঁ স্যার। क्लियर है ना? तो 250 लाख का हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट माना कि हो सकता है ना कि जब आप न्यू मशीन वगैरह खरीदोगे तो एक्स्ट्रा थोड़ा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। बिकॉज न्यू मशीन के लिए थोड़ा इंस्टॉलेशन वगैरह खर्चा आ सकता है, कोई न्यू मशीन के लिए न्यू टेक्नीशियन लग सकता है। तो इन दैट केस आपका 20 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आ सकता है। तो हम लोग इसलिए एक स्पेशल नोट देके यहाँ पर मान ले रहे हैं कि ये लॉजिकल ऐसा होने का चांसेस है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब 250 के प्लस 20 लाख करके 270 हो सकता है। हाँ सर, बोलो। अगर आपका न्यू मशीन लाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट हो जाए कैपिटल का, हो सकता है ना, ऐसा ऐसा बिजनेस में होता है कि अगर आप न्यू मशीन लाते हो तो फिर आपको उसको मैनेज करने के लिए, ठीक जैसे मोबाइल खरीदते हो न्यू, तो उसके लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्टर वगैरह खरीदते हो कि नहीं खरीदते? हेलो, हाँ सर। अरे मोबाइल खरीदने के टाइम पे मोबाइल का न्यू केस, न्यू प्रोटेक्टर, गोरिल्ला ग्लास लगाते कि नहीं लगाते? तो ऐसा ही ये एक 3.5 करोड़ का मशीन के पीछे आप 20 लाख का खर्चा कर सकते हो ना। कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ सकता है। यस और नो? इलॉजिकल तो नहीं है ना 20 लाख का हिसाब लेना। हेलो, बोलो ना सर। ये तो मान लिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट में, मान लिए कि अच्छा 20 लाख का अगर हो सकता है कि हमारा एक्स्ट्रा 20 लाख लग रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में, हाँ सर, क्लियर। अगर क्वेश्चन में अगर गिवन रहेगा तो आप इसको यूज कर लेना। मैं इसको क्वेश्चन के टाइम पे नहीं दिया था, मैं सॉल्यूशन के अंदर नोट बना के दे दिया, ठीक है। अच्छा, स्टेप 2, ऑपरेटिंग
कैश फ्लो ईच ईयर, ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईच ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट सेविंग्स। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ईच ईयर इक्वल्स टू कॉस्ट सेविंग्स। कितना कॉस्ट सेव होगा आपका हर साल का न्यू मशीन लेने के कारण? बोल सर, बोलिए। न्यू मशीन लेने के कारण आपको हर साल एवरी ईयर कितना का खर्चा आ जाएगा, मतलब सेव कितना हो जाएगा? 70। 180 पुराना मशीन का है और न्यू मशीन का कितना है? 110। 110 लाख का। तो फिर कितने का खर्चा सेव हो जाएगा? 70 लाख का। वेरी गुड, 70 लाख पर एनम, है ना? तुम हर साल कितना खर्चा बचा लोगे कंपनी का? 70 लाख का खर्चा तुम्हारा बच जाएगा। बहुत बढ़िया है, ये वाला तो बात समझ में आ गया ना। अब आपके सामने और क्या स्टेप हो सकता है? स्टेप 3। स्टेप 3 में टर्मिनल फ्लो फाइंड आउट करो सर। टर्मिनल फ्लो एट द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ 5 ईयर इक्वल्स टू बेसिकली सैल्वेज मतलब जो स्क्रैप फ्रॉम न्यू मशीन, सैल्वेज फ्रॉम न्यू मशीन, ठीक है? सैल्वेज वैल्यू फ्रॉम न्यू मशीन कितना है मुझे थोड़ा बोल सकते हो? न्यू मशीन का सैल्वेज माइनस ओल्ड मशीन का सैल्वेज। 80। पुराना मशीन बेच के आपको मिल रहा था 80 लाख और न्यू मशीन बेच के आपको कितना मिल रहा है 5 साल बाद, 5 इयर्स लेटर? ओल्ड मशीन बेच के कितना मिलेगा 5 इयर्स बाद? बोलो ना, डेटा 20 गिवन। lakh। 20 लाख। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो अल्टीमेटली आपका टर्मिनल फ्लो अगर देखा जाए तो कितने का हो रहा है? 60 लाख ना, 60 लाख होगा ना, बिकॉज ओल्ड पुराना मशीन बेचते तो फिर 20 लाख आता, न्यू मशीन बेचोगे तो 80 लाख आएगा, तो नेट करके कितना दिख रहा है? 60 लाख ही मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए टर्मिनल फ्लो है। और लास्ट में क्या करना है? लास्ट में आप एनपीवी देखो कि भाई ठीक है, प्रोजेक्ट में तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, लेकिन क्या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मेरा शेयर होल्डर को कुछ बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर, एवरी इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए ही है ना सर। बिजनेस अच्छा होगा तो जो बिजनेस का शेयर होल्डर है उन्हीं को तो बेनिफिट जाना चाहिए। तो आपको स्टेप 4 में ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि भाई इसमें बिजनेस को कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू में कुछ पॉजिटिविटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो एनपीवी इक्वल्स टू क्या करना चाहिए? आपका सेविंग्स कितने का था? आपका सेविंग्स कितने का था? 70 लाख का ना। कितना बचा रहे थे न्यू मशीन से ऑपरेटिंग कॉस्ट में? 70 लाख का। 70 lakh। ओके, और टर्मिनल फ्लो कितना बच रहा है आपका? मतलब 60 लाख का टर्मिनल फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? ये 70 लाख का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, ठीक है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो हर साल आपका बचेगा, तो 70 इंटू PVAF, ठीक है? इसमें 14% का केसी करके 5 साल का वैल्यू निकालो, प्लस करो 60 लाख का जो आपको अभी लास्ट में 5 साल बाद मिल रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, मतलब आज के डेट में इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 60 इंटू PVIF 14% रेट में 5 साल का वैल्यू इसका निकालो। जो भी वैल्यू आपका निकलेगा उसमें से आप इनिशियल कॉस्ट को लेस करना। जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ से आप 250 जो इनिशियल कॉस्ट है उसको माइनस कीजिएगा। तो क्या आप मुझे ये सब वैल्यू निकाल के बता सकते हो? मतलब ये जो आएगा ना आपका, ये जो 70 का PVAF और 60 का PVIF, इसको एक्चुअली बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। हाँ सर बोलो। যে দুটো মিলিয়ে কি 271.48 হবে? डोंट नो। हाँ मोस्ट प्रोबेबली एक एक करके बता ना, दो मिला के क्यों बोल रहा है? मुझे 240 PVA 40.32। 240.32, 70 का एनुइटी फैक्टर, ठीक है? 5 साल में 14% रेट में, और इसका 31.162। 31.16, ठीक है? 31.16, ठीक है? सॉरी, किसने कैलकुलेशन नहीं कर पाया सर?
ये दोनों कैलकुलेशन किसका नहीं हो पाया? बोलो सर, अगर किसी का अभी भी कोई दिक्कत है एन्युइटी फैक्टर कैलकुलेट करने में या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करने में, आस्क मी सर, पूछ लो एक बार, अगर किसी को भी कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है अभी भी। মাইনাস করে হবে 21.48। 21.48 लाख। तो बोलो सर, ये आया हमारा एनपीवी। प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे? অ্যাকসেপ্ট, क्यों? কারণ একের থেকে বেশি এনপিভি। यस सर, पॉजिटिव है, 1 रुपीज भी आता तो भी एक्सेप्ट करते, क्योंकि मेरा लॉस नहीं है न्यू मशीन लेके। यहाँ पर तो मेरे को 21 लाख का, 21 लाख का पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा मिलेगा। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है, सो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। एक चीज ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई टैक्स नहीं था। रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, इज viable और accepted। कोई टैक्स का हिसाब हम लोग यहाँ पर नहीं देखे थे, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट एकदम आराम से एक्सेप्टेड हो गया। बोलो सर, सवाल क्लियर है? ये कैलकुलेशन किसी को कोई डाउट? ऋषभ, प्रीतम, प्रिया, प्रीति, बोलो सर। ज्योति, हाँ सर। डाउट सर? इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन सबको एकदम क्लियर है कैलकुलेटर में? यस हाँ सर। सर क्लियर है। प्रीतम, ऋषभ, प्रीतम, ऋषभ, आप लोग भी बताओ सर। हाँ सर। क्लियर ना? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। देखो, 70 जो आपको एवरी ईयर मिल रहा था, वो अगर आपको हर साल सेविंग होता है ना, तो उसको आज मतलब उसका 5 साल में वैल्यूएशन होता है 240 लाख का। और 60 जो आपको मतलब 5 साल बाद मिलेगा, उसका आज का वैल्यू है 31 लाख। 60 लाख जो तुम्हें 5 साल बाद मिल रहा है, उसका आज का वैल्यू है 31 लाख। 14% रेट में, सारे के सारे 14% रेट में 5 साल का वैल्यूएशन है। तो अगर आप इस तरह का करते हो और माइनस करते हो अपना इनिशियल कैश फ्लो, दैट इज 250 लाख का, ठीक है, तो फिर आपका ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि 250 में अगर आपका वो 20 लाख का ऐड हो जाता है, तो फिर आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा ना, जो मैंने नोट लिखाया यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो इन दैट केस आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं रहेगा इन दैट केस, मतलब इन दैट केस आपका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, है ना? आपको समझ में आया? एज पर क्वेश्चन 250 ही करना चाहिए, इसलिए 250 किया आपने। लेकिन मैंने एक बीच में नोट दिया कि अगर बाई चांस 20 लाख का कुछ मतलब वर्किंग कैपिटल आ जाए, तो इन दैट केस ये 270 हो सकता है, तो तब आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एज पर क्वेश्चन 250 इज ओके ना? बोलो सर, क्वेश्चन में कोई डाउट? एनी डाउट सर इन दिस क्वेश्चन? सबको क्लियर है? हाँ, सबको क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर हाँ सर। बोलो बोलो सर, बोलो। लास्ट लाइन एक बार। एनपीवी इज पॉजिटिव, तो रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड ना? पॉजिटिव एनपीवी में प्रोजेक्ट क्या करते हैं, लेते कि नहीं लेते प्रियतमा, बोलो। हाँ सर। तो वही ले लिए, प्रोजेक्ट एनपीवी पॉजिटिव आया तो प्रोजेक्ट ले लेना चाहिए, ले लिया। लिखा नहीं था। ओके, केस 2, केस 2 में क्या होगा? विथ टैक्स आ जाएगा, ठीक है। पहले वाला में टैक्स नहीं था, इसमें टैक्स आ गया, तो इसमें बस लिख लो पर्पस सेम है, पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट, पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट इज कॉस्ट रिडक्शन, खर्चा कम करना, ये पर्पस है हमारा, ठीक है। खर्चा कम करना ये हमारा पर्पस है, ताकि बिजनेस का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन तो ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल इन्फो में ऐड कर दो
द ओल्ड मशीन acquires 3 years ago for 200 lakh। कितने में एक्वायर किया था आपने? 200 लाख में, ठीक है। बोथ द मशीन आर सब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में SLM। आप लोग जानते हो ना सर, अगर एसेट यूज करोगे उसका डिप्रिसिएशन रहेगा, हाँ या ना? एसेट यूज करोगे तो डिप्रिसिएशन रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे। और टैक्स रेट भी रहेगा ना बिजनेस का, तो बिजनेस में टैक्स रेट है एट द रेट ऑफ 30%, एट द रेट 30%। रीडू दी सम, सेम सम्स करना है। लेकिन सर एक चीज देखो, पहला वाला जो केस था, केस वन क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है सर? केस वन रियल लाइफ में पॉसिबल है कि एसेट का डिप्रिसिएशन नहीं होगा, टैक्स नहीं रहेगा, ऐसा क्या रियल में पॉसिबल है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर, नॉट हाँ, पॉसिबल, ठीक है। तो सेकंड केस समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा ही प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटीज है कि हमारे बिजनेस में डिप्रिसिएशन रह सकता है, हमारे बिजनेस में टैक्स रेट रह सकता है, और रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? ये तो मस्ट है, ये तो रहना ही चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा अभी? हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? ओल्ड मशीन का पहले देख लेते हैं। ओल्ड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मौसमी? ओल्ड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट बताओ ना जल्दी। अरे अभी तो लिखे। सर 100। ओए, ओल्ड मशीन का कितना है? 200 लाख का है ना है सर। ओरिजिनल कॉस्ट? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, ओल्ड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट 200 लाख। सैल्वेज वैल्यू कितना है इसका? सैल्वेज वैल्यू आफ्टर कितना साल होगा ओल्ड मशीन का? 20 लाख। हाँ, कितना साल बाद? 5 বছর। 8 इयर्स। 8 साल का लाइफ है ना? दादा सैलवेज तो 5 years for 20 lakh। ओहो, मेन क्वेश्चन को देखो, ये तो एडिशन किया गया। आपका मशीन का लाइफ तो 8 साल है ना, आप आज के डेट से 3 साल पहले खरीदे थे, ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन मतलब पिछला क्वेश्चन का ही तो क्वेश्चन है ये। ना ना मेन मतलब क्वेश्चन ही तो लिखा 5 years यस, मतलब देखो आपका मशीन का टोटल लाइफ कितना है? 8 years। आपका जो डिप्रिसिएशन में, मतलब सॉरी, जो सैल्वेज में पूछ रहा हूँ, तो टोटल 8 साल के बाद ही तो आपको 20 लाख मिल रहा है। आप आज खड़े हो और इसके बाद और 5 साल बाकी है मशीन के मशीन के लाइफ में, और 5 साल बाकी है, बट अल्टीमेटली 8 years लैटर ही तो होगा ना। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मतलब सैल्वेज वैल्यू आफ्टर 8 years ऑफ मशीन, मैं मतलब मशीन से बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप आज के डेट से देखो तो 5 साल बाकी है, लेकिन अगर मशीन की नजर से देखो तो 8 साल बाद ही तो 20 लाख होगा। बोल रोशनी, है ना। मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। देयरफॉर डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा इसका, इस पर्टिकुलर मशीन का डिप्रिसिएशन? 180। 200 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8 करे कि 5 करे? 8 ही करेंगे ना, वही तो, इसीलिए तो बार बार बोल रहा हूं मैं। 2 से 200 से 20 चला गया, 180 बाई 8 कितना हो जाएगा? 22.5। थैंक यू सर, 22.5 लाख का आपका इसका डिप्रिसिएशन है एवरी ईयर, है ना। इस पर्टिकुलर मशीन का डिप्रिसिएशन है 22.5 का।
तो अगर एवरी ईयर 22.5 है तो आज के डेट में क्या वैल्यूएशन है वो देख लेते हैं सर। तो चलो वैल्यू फॉर टुडे, बुक वैल्यू टुडे, ये वैल्यू फॉर टुडे नहीं, इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, ठीक है, मतलब अकाउंट्स का जो वैल्यू निकालते हैं वो। तो बुक वैल्यू टुडे आज के डेट में क्या वैल्यू हो जाएगा? 200 माइनस 3 साल पहले खरीदे थे तो 3 इंटू 22.5 चलेगा? बोल मौसमी, लॉजिकल है कि नहीं है? है सर। अच्छा, तो 200 से 22.5 इंटू 3 साल के लिए कितना माइनस हो जाएगा? तो फिर आज के डेट का वैल्यू बताओ, बुक वैल्यू टुडे कितना हो जाता है? 132.5। 132.5, थैंक यू सर, 132.5 लाख। ओके, ये हो गया आपका बुक वैल्यू टुडे। आज के डेट में सैलवेज कितना है? 20। ओए, सैलवेज वैल्यू मतलब आज अगर मैं मशीन को सेल करूं, पुराना मशीन को कितना मिलेगा मुझे? फोर्टी पॉइंट फाइव। मार खाएगा रे, तुम लोग बहुत जोर से मार खाएगा। बोलो अगर मैं आज बेचूं तो मुझे कितना मिलेगा? क्वेश्चन में फिर से आ जाओ। 100 लाख ना, ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड टुडे 13.4। फॉर 100 लाख ना। अरे आज के डेट में अगर मैं पुराना मशीन को सेल करूं तो कितना मिलेगा मुझे? 100। 100 ना, तो वही तो मैं पूछ रहा आपसे, 100 लाख मिलेगा। तो अगर आप 132 लाख का मशीन जिसका अकाउंट्स वैल्यू है 132.5 लाख का, अगर आप उसको 100 लाख में सेल करते हो आज के डेट में, अगर आप उसको 100 लाख में सेल करते हो आज के डेट में, तो कितने का लॉस हो जाएगा आपको? 32.5 लाख। 32.5 लाख का। इसको क्या लॉस बोलोगे? इसको बोलते हैं सर कैपिटल लॉस, है ना? दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, सिंपल। अच्छा सर, आपका टैक्स शील्ड कितना है? 30%। टैक्स शील्ड आपका 30% है, तो 32.5 के ऊपर अगर आप 32.5 का 30% करोगे कितना आता है देखो तो? 9.75। 9.75, ये आपका टैक्स शील्ड है। तो टैक्स शील्ड एट द रेट ऑफ 30% अगर करते हो तो इस पर्टिकुलर के ऊपर आपका 9.75 का टैक्स शील्ड है, मतलब जो टैक्स आप बचा सकते हैं। तो पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू, टैक्स देने के बाद का सैल्वेज वैल्यू कितना हो जाएगा? बताओ सर। कितना हो जाएगा पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू? आज अगर सैल्वेज आपका 100 लाख है तो टैक्स के साथ अगर आप हम लोग सैल्वेज वैल्यू को ढूंढे तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? अरे 100 लाख में सेल करोगे तो आपसे सरकार बोलेगा कि भाई सेल कर रहे हो तो 30% का मतलब लॉस जितने का हो रहा है उसके ऊपर टैक्स पेमेंट करो, ठीक है। 32.5 मतलब देखो लॉस में तो टैक्स होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टैक्स शील्ड कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। तो आपका बेसिकली 100 लाख और 100 लाख के साथ 109.75 ऐड हो जाएगा। तो पोस्ट टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद आपका सैल्वेज वैल्यू का अमाउंट हो जाएगा 109 का। थोड़ा वेट करो सर, मैं आपको न्यू मशीन का एक बार पहले बता दो, फिर मैं आपको फिर से यहाँ पर लेके आता हूँ। 109.75 आपका पोस्ट टैक्स सैल्वेज वैल्यू है। आई थिंक आपको थोड़ा चिंता आ गया सर ये क्या हो गया। वेट वेट सर, अगर आप न्यू मशीन को देखें, न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है मुझे बताओ सर, 2 मिनट। न्यू मशीन का कॉस्ट कितना है? कितना दाम में खरीदेंगे न्यू मशीन? 250 लाख। 350। 350 लाख ना ज्योति, 250 कैसे? 350 लाख की तो खर्चा कर रहे हो।
वो 100 लाख सेव करके बता रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि कॉस्ट कितना है। मैं आपको इनिशियल कॉस्ट नहीं बोला, मैं आपको सिर्फ कॉस्ट बोला। अब आपको मैं बोलूंगा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछूंगा तो आपको क्या करना है, इस 350 से आपको ये 109 टैक्स देने के बाद जो आपका हुआ था 109.75 आपको लेस करना चाहिए। तो अब आपको बताना चाहिए कि इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया। बोलो सर कितना होता है? 240.25 240.25 लाख, ठीक है। वेरी गुड, थैंक यू। अब ये हो गया आपका न्यू मशीन का स्टेप 1। अब न्यू मशीन का स्टेप 2 में चलते हैं, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा, आपको पूरा समझ आएगा, एकदम चिंता नहीं। स्टेप 2, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में पोस्ट टैक्स एनुअल सेविंग एक्सक्लूडिंग डीटीएस, डीटीएस मीन्स डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड डीटीएस आपका पोस्ट टैक्स एनुअल सेविंग्स कितना हो जाएगा? 180 लाख का आपका पुराना मशीन में ऑपरेटिंग खर्चा था, न्यू मशीन में आपका 110 का है, लेकिन 110 के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। 110 के ऊपर आपका 30% अगर टैक्स चला जाता है तो बचता कितना है? 110 के ऊपर अगर आपका 30% टैक्स चला जाता है तो फिर आपके पास बचता कितना है? 67 30 चला गया तो फिर बचेगा कितना सर? 0.7 ना। हाँ सर 30% चला गया तो फिर बचेगा कितना? 70%। बोलो सर, ये वाला बात समझ में नहीं आया? आपने न्यू मशीन्स में जो 110 लाख का कॉस्ट बचा रहे थे, लेकिन उसमें से तो टैक्स भी चला जाएगा आपका। तो 110 में से अगर 30% टैक्स चला गया तो बचेगा कितना? 70। इसलिए 110 का 70% बोलिए कितना होता है, और फिर माइनस करके बताइए कितना। 57 माइनस করলে 103। ओए ठीक से बोल। 180 से 110 का 70%, 180 से 110 का 70%। एक सेकेंड रुक, अब करके बता। नहीं, 110 का 70% कितना होगा? 77 हाँ तो 110 का 77, 110 इंटू 70%, सर 77। 103 তো 103 তো আসছে। 110 इंटू, एक सेकेंड सर, 100 पोस्ट टैक्स एनुअल सेविंग्स एक्सक्लूडिंग डीटीएस। सर हाँ बोलो सर। 110 इंटू 0.7 है और कुछ 110 इंटू 0.7 तो 77 हो रहा है ना। 77 माइनस अगर मैं 180 करता हूँ तो 103 हो जा रहा है ना। जस्ट सेकेंड सर, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 180 का मेरा फ्लो ऑपरेटिंग कॉस्ट था, 180 का मेरा पुराना मशीन का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो 180 न्यू मशीन का 110। अच्छा ऐसा करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, 180 माइनस 110 तो 70 होता है, इसका 70% का टैक्स करना चाहिए। सर मैंने थोड़ा सा इक्वेशन को गलत लिख दिया, ये मेरा ना थोड़ा बुरा आदत है। 49 हाँ सर 49 होगा, मतलब दोनों में ही तो होना चाहिए ना। 180 का मेरा पुराना मशीन का कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और न्यू मशीन का 110 है। तो इसमें से जो मेरा सेविंग्स हो रहा है दैट इज कितने का सेविंग्स? 70 का ना। एनुअल सेविंग्स कितने का इसके ऊपर? 0 into 70% हाँ 70 इंटू 0.7 होना चाहिए, मतलब इसको
52.7 करना चाहिए, जो मैंने गलत लिखा, इसीलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था। 49 होगा सर। अब देखो तो आया ना, क्योंकि दोनों में ही तो टैक्स लगेगा, इसीलिए दोनों में टैक्स दे दिए। आया, अब समझ में आया सर क्या गलत किया था मैंने? न्यू डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू, अच्छा अभी आपको क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर 2, इंक्रीमेंटल डीटीएस मतलब डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। इसमें न्यू डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका? न्यू डिप्रिसिएशन 350 करोड़ का लाख का मशीन है, 80 लाख आपका क्या आ रहा है सर? 80 लाख आपका सैल्वेज है ना न्यू मशीन का? हाँ सर, न्यू मशीन का सैल्वेज 80 लाख है कि नहीं है? कंफर्म करिए कीजिएगा। और न्यू मशीन का लाइफ कितने का हाँ है? सर। न्यू मशीन का लाइफ 5 साल का है ना, तो फिर डिप्रिसिएशन IPL कितना? न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन देखो 54, 54, और ओल्ड डिप्रिसिएशन कितना है? 22.5, 22.5, तो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 31.5, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन 32 1.5 ना? है ना दस। ओके 31.5, तो अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, इंक्रीमेंटल डीटीएस एट द रेट ऑफ 30%, 31 का जो डिप्रिसिएशन आ रहा है, इसके ऊपर टैक्स कितना छुप जाएगा इसके अंदर? कितना हो जाएगा बोलो? 9.45, 0.45 है ना? तो फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना हो जाएगा? 1 + 2 मतलब 49 + 9.45 कितना हो जाता है? 45, 54.5 लाख। ओके ओके, वेट सर वेट, टर्मिनल फ्लो भी कैलकुलेट कर लो स्टेप 3 में। सर बोलो सर। लिखा नहीं था। लिख लो। हुआ बोलो। सर लास्ट लाइन लिखो। OCF OCF ऑपरेटिंग कैश फ्लो, OCF ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाँ सर हुआ? ओके। स्टेप 3 टर्मिनल फ्लो कितना हो जाएगा सर? बोलो, टर्मिनल फ्लो कितना हो जाएगा? 80 लाख का न्यू मशीन का है और पुराना मशीन का 20 लाख का है, ये तो सेम ही रहेगा। टर्मिनल फ्लो 60 लाख का ही रहेगा। थैंक यू सर, ये तो सेम ही रहेगा। अब हो जाएगा स्टेप 4 में एनपीवी कैलकुलेशन। स्टेप 4 में एनपीवी कैलकुलेशन हो जाएगा। अभी क्या करना चाहिए सर? 58.45 जो आपका टर्म ऑपरेटिंग कैश फ्लो आया, उसको आप एवरी ईयर का एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करो इनटू पीबीएएफ। कितने रेट में करेंगे? 14%। कितना साल के लिए? 5 साल ना सर? लास्ट क्वेश्चन में कितना साल के लिए किए थे? तो कितना साल के लिए किए थे सर हम लोग? 5, 5 साल। यहाँ पर भी 5 साल ही करेंगे फिर।
58.45 का पीबीएएफ करो 14%, 5 करके, और 60 लाख का 200 आ रहा है क्या? देखना पड़ेगा सर। 60 लाख का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर करो, पीवीआईएफ 14%, 5 साल के लिए, ठीक है। और जो भी वैल्यू आएगा वहां से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर देना, दैट इज 240.25 जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। इसका कितना होगा प्लीज टेल मी। 58.45 का पीवीएएफ 0.66 हाँ 0.66 ठीक बोल रहे 266 मिला रहा है। 14% है ना सर। 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.14 ओके, डिवाइड इक्वल m प्लस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 3.4330 इसके साथ इंटू कर देंगे 58.45 को। 200 आ रहा है ना सर, 200.1 200.66 हाँ हाँ 200.66 सर। 200.66 ही रख लेते हैं चलो। फिर 60 लाख का प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा? 31.162 60 लाख का प्रेजेंट वैल्यू तो 1.14 एक बार डिवाइड करो, ठीक है। जो भी आएगा कितने साल के लिए? 5 साल ना, तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जो भी आएगा इंटू 60 1.16 ये टीवी আসছে 31.16 ना माइनस 240.25 মানে कितना आएगा सर? আসছে माइनस आएगा ना 84 point no 8.428 नेगेटिव 0.43 है ना, 8.43 लाख नेगेटिव, 8.43 लाख नेगेटिव। तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? নেব না रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट rejected। नॉट एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। नहीं लेना चाहिए सर। जब डिप्रिसिएशन का खेल हो और जब टैक्स शील्ड का भी एरिया मतलब टैक्स का भी एरिया आ जाता है तो प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। अब बताओ सर किस एरिया में आपको प्रॉब्लम हुआ? जैसे एक पॉइंट में मैं आपको बोला था कि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पर देखो अल्टीमेटली अगर आप हर एक पॉइंट को थोड़ा नजर डालते हो, बुक वैल्यू टुडे 132.5 लाख, सेल्वेज वैल्यू 100 लाख, आपका कैपिटल लॉस हुआ था 32.5, लेकिन इस कैपिटल लॉस के अंदर आपका टैक्स का एरिया भी छुप गया था, इसलिए जो टैक्स का अमाउंट है उसको आपको इसके ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए। तो जो टैक्स है वो 9.75 का एरिया है जो हम लोगों ने ऐड करना चाहिए। तो इसलिए 100 लाख का सेल्वेज वैल्यू के साथ साथ आपका सेल्वेज वैल्यू 100 के साथ साथ ये इसके ऊपर जो इतना टैक्स होगा ये टैक्स देना नहीं है, लेकिन ये टैक्स इसके अंदर छुप रहा है। तो 109.75 का आपका पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू हो रहा है अपना पर्टिकुलर प्लांट के लिए, और बाद में आपने क्या किया, न्यू मशीन पे बाकी अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और फिर जब आप देख रहे हो कि आपका नेगेटिव आ रहा है बिकॉज आपका प्रोजेक्ट से पॉजिटिव नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका डेप्रिसिएशन में काफी पैसा छुप रहा है, आपके टैक्स के लिए भी काफी पैसा जा रहा है, इसलिए अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा सर, आपको लॉस हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। किसी पॉइंट में डाउट हो तो पूछिए सर। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी सर। बोलो बोलो सर, किसी को कोई डाउट है क्या? मौसमी, प्रिया, प्रीति, ऋषभ, बोलो सर। ना सर। क्लियर है ना सबको? मौसमी बोझा गया मौसमी बॉल। अरे मौसमी आवाज 25 की 25 ना प्रॉब्लम होले बॉल किछु डाउट अच्छे? प्रियतमा क्लियर है सर? बोलो जब तक किया है इतना तक क्लियर है? रोशनी क्लियर तो? है दादा ओके सर।
तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये देखा सर कि डिप्रिसिएशन टैक्स रहने से सम्स में क्या चेंजेस आ गया, और जब डिप्रिसिएशन टैक्स कुछ भी नहीं था तब सम्स में क्या हुआ था। तो प्लीज घर में ना एक बार अच्छे से इसको ना गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा समझ में आए तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना लीज और लीज बाय और मतलब ओनिंग, मशीन खरीदना चाहिए कि लीज पे लेना चाहिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो जाके हम लोगों का कैपिटल बजटिंग का ऑलमोस्ट सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आज इतना ही है सर, टाटा फिर सबको, बाय। राक्षी सर। बस सर। ओके बाय टाटा सर। टाटा टाटा। बस सर। सर हाँ बोलो सर। बाय सर। बाय। बाय सर।